नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म वन वे स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की क्लास रहेगी बीए सेकंड ईयर वालों के लिए। दोस्तों अपने बीए सेकंड ईयर वालों के लिए हिंदी साहित्य को लेकर दोस्तों फर्स्ट पेपर है। आपके एग्जाम भी बहुत ही नजदीक आ चुके हैं। कल आपके एग्जाम है 8 तारीख को। दोस्तों बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पूरी 1 वीक सीरीज पर डिस्कशन करने वाले। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल थे जो एग्जाम में आने की लगातार संभावना बनी रहती थी। उन सवालों पर हमने बहुत अधिक वैसे बहुत सारी क्लासें हो चुकी है, तो उनमें एक डिस्कशन कर लिया है। तो वैसे कुछ ऐसे हद तक सवाल रह गए जो एग्जाम दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे। उन सवालों को लेकर मैं आप सभी के सामने आ गया हूं दोस्तों, और आप अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों, अगर आप अब तो मुझे लगता है कि आप भी सीरीज को लेकर सीरियस हो गए होंगे। दोस्तों जो सीरीज के प्रति सीरियस है वो एग्जाम के प्रति सीरियस होगा, और जो एग्जाम के प्रति सीरियस है वो अच्छे अंकों के साथ में स्क्वायर करेगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास में चलते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में सवाल रखा है, ये पद्यांश रखा है दोस्तों आपको एक आपसे भी निवेदन रहेगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार है और वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिए दोस्तों। अपने जो कॉलेज ग्रुप है, या फिर हम कह सकते हैं कि आपके जो जिगरी साथी है, आपका जो जिगरी साथी कॉलेज में साथ पढ़ता है और सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, तो उसके साथ में इस चैनल को, इस सेशन को शेयर कीजिएगा दोस्तों, और लगातार वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। आज की क्लास महामैराथन क्लास के साथ में रहने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों पर डिस्कशन करने वाले हैं। चाहे क्लास कितनी लंबी हो जाए, लेकिन अपनी सीरीज खत्म होगी तब जाके क्लास खत्म होगी। ठीक है दोस्तों, और पिछले आपसे एक और भी रिक्वेस्ट रही कि जितनी भी रिक्वेस्ट किया, आपकी ज़रूरत भी है कि जितनी भी क्लासें हो चुकी है वो एक एक बार आप क्लास अटेंड कर लीजिए, और वीडियो की स्पीड के साथ में एक एक बार क्लास को अटेंड कर लीजिए, ताकि एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट सवाल थे उन पर डिस्कशन कर चुके दोस्तों, और भी इंपॉर्टेंट सवाल रह गए थे उसको आज इसका सफाया हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो गिन लो की सीरीज आपके सामने पूरी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों, और ये आज का वीडियो आपका देखते ही पूरी सीरीज ऑनलाइन कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। अगर ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो और भी बेहतर तरीके से आप परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे दोस्तों। ऑनलाइन पढ़ने का भी बहुत ही अच्छा तरीका है। चलिए, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि कितना अनुभूतिपूर्ण था वह क्षण का आलिंगन, कितने संतोष से भरा था नियति ने अज्ञान भाव से, मानो लू से तपी हुई वसुधा को क्षितिज से निर्जन सायकालीन शीतल आकाश में मिला दिया हो। ठहर कर जिस वायु विहीन प्रदेश में उखड़ी हुई सांसों पर निमंद हो, अर्गला हो, वहां रहते रहते ये जीवन असहा हो गया था, तो भी मांगूंगी नहीं संसार के कुछ दिन, विधाता के विधान में अपने लिए सुरक्षित करार लूंगी। कर कुमार तुमने वही किया जिसे मैं बचाती रही, तुम्हारे उपकार और स्नेह की वर्षा से मैं भीगी जा रही हूँ। ओहो, हृदय पर अंगुली रखकर इस वृक्षस्थल में दो हृदय है क्या? जब अंतरंग हाँ करना चाहता है तब ऊपरी मन ना क्यों कर देता है दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये गद्यांश आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। चलिए इस पर डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। ये गद्यांश ध्यान में रखना कि गद्यांश का कितना अनुभूतिपूर्ण था वह क्षण का आलिंगन, कितने संतोष से भरा था दोस्तों। ये गद्यांश है। चलिए इसके सप्रसंग व्याख्या की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये किसके द्वारा रचा गया है और कहाँ से लिया गया है दोस्तों। प्रस्तुत अवतरण, ये अवतरण दिया गया, ये ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रथम अंक से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रथम अंक से लिया गया है। ध्रुव स्वामिनी नाटक से प्रारंभ से ही प्रेम करती दोस्तों। ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रारंभ से ही चंद्रगुप्त से प्रेम करती दोस्तों। जहां से ध्रुव स्वामिनी नाटक प्रारंभ हुआ है तो वहां से ये चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। ठीक है, यही कारण है कि चंद्रगुप्त भी हर स्थिति का सामना करके उसकी रक्षा करने के लिए तत्पर है दोस्तों। इसी कारण कारण क्या है कि ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त से प्रेम करती है, और यही इसी प्रेम करने के कारण चंद्रगुप्त हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर स्थिति का सामना करने में उसकी रक्षा के लिए तत्पर रहता है। ध्रुव स्वामिनी की रक्षा के लिए वो चंद्रगुप्त हर क्षण तत्पर रहता है। जब चंद्रगुप्त स्त्री वेश धारण कर शक शिविर में प्रवेश करने का प्रभाव रखता है दोस्तों। जब ये चंद्रगुप्त स्त्री वेश को धारण कर जब क्या करता है कि शिविर में प्रवेश करने का प्रस्ताव रखता है, तब ध्रुव स्वामिनी
भावावेश में चंद्रगुप्त को अपनी भुजाओं में पकड़ लेती। दोस्तों वो ध्रुवस्वामिनी है, वो भावावेश यानी भाव के आवेश में आकर, भावावेश में आकर ध्रुवस्वामिनी को अपनी भुजाओं में पकड़ लेती है। इसी क्षणिक आलिंगन के सुख का वर्णन इस गद्यांश में किया गया। दोस्तों ये सुख है, ये जो सुख है यानी जब चंद्रगुप्त स्त्री का वेश धारण कर उस शिविर में प्रवेश किया और तब शिविर में प्रवेश करने के किया जैसे ही, तब ध्रुवस्वामिनी ने भाव के आवेश में आकर चंद्रगुप्त को अपनी भुजाओं में पकड़ लिया और इसी आलिंगन के सुख का वर्णन इस गद्यांश में अवतरण किया गया। किस प्रकार वो आया और किस प्रकार उसने अपनी भुजाओं में उसको जकड़ लिया। तो इस मैंने उसको पकड़ा था। इस क्षणिक सुख का वर्णन करती हुई ध्रुवस्वामिनी कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अतीत के विषय में अवश्य सोचता हूँ। दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति, हर व्यक्ति, अगर आप भी है तो अपने प्रत्यक्ष जो अतीत में हुई घटना उसके बारे में अवश्य सोचते हैं। दोस्तों पहले पहले जो घटना हो चुकी है यानी अतीत के विषय में वो घटना होती है तो वो अवश्य सोचता है। ध्रुवस्वामिनी भी चंद्रगुप्त से आलिंगन की मधुर स्मृति में विचार करती है। दोस्तों ध्रुवस्वामिनी चंद्रगुप्त से आलिंगन की मधुर स्मृति में विचार करती है और कहती है कि मेरा और चंद्रगुप्त का वह एक क्षण का मिलन कितना मधुर और आनंदमय था। दोस्तों वो जब चंद्रगुप्त स्त्री का वेश धारण कर अंदर प्रवेश किया, शिविर के अंदर प्रवेश किया, तब ध्रुवस्वामिनी ने एक भाव के आवेश में आकर उसको भुजाओं में लपेट लिया और उसको पकड़ लिया। तब वो मिलन था, वो एक प्रकार का मिलन था, वो मधुर और आनंदमय था। ठीक है, तो मधुर और आनंदमय था। चंद्रगुप्त का स्पर्श करके मुझे कितना अधिक संतोष प्राप्त हुआ था। दोस्तों वहां पर चंद्रगुप्त को जब स्पर्श किया, जब उसको पकड़ा, तब उसको कितना संतोष प्राप्त हुआ था। मेरा हृदय वेदना, अपमान तथा सुख की ज्वाला से जल रहा था। मेरा जो हृदय है वो अपमान और दुख की भावना से जल रहा था, लेकिन उसके एक क्षण में मिलन, वो एक क्षण का मिलन था, मिलन से वह जलन उसी प्रकार शीतल हो गया जिस प्रकार लू से तपी हुई वसुधा शाम के समय ठंडी हवा में शीतल हो जाती है। दोस्तों जिस प्रकार गर्मी ऋतु में लू चलती है और वो कितनी गर्म होती है कि जैसे ही वो लू दोपहर को चलती है, लेकिन जैसे ही शाम होती है तो कितना ना ठंडा वातावरण हो जाता है। यानी कि कितनी तपी हुई लू है वो एक शाम आती है तो वो भी उस शीतल, उस गर्म हवा को ठंडा कर देती है। तो उसी प्रकार मेरे जीवन में जो दुख और जो विरह था, उस विरह की भावना थी, उसको जैसे ही चंद्रगुप्त का स्पर्श हुआ तो मेरी वो दुख की भावना है वो शांत होगी। जिस प्रकार लू शांत होती उसी प्रकार मेरे हृदय की दुख की भावना भी शांत हो गई। शाम के समय निर्जन क्षितिज के कोने में शीतल आकाश के आलिंगन से धरती का सारा ताप और अमस ताप हो गया, अमस समाप्त हो गया। दोस्तों जितना भी उमस थी, जो उमस सॉरी दोस्तों उमस थी, क्या कह रहा कि शाम के समय निर्जन क्षितिज को के कोने में शीतल आकाश के आलिंगन, धरती का सारा ताप और उमस समाप्त हो गई। जैसे ही शाम ढली तो वो उमस और धरती का सारा ताप था वो समाप्त हो जाती है। ध्रुवस्वामिनी आगे कहती है मेरी आवाज वही दशा हो रही। ध्रुवस्वामिनी आगे क्या कहती है कि मेरी दशा आज वही दशा मेरी आज हो रही है जैसे कि कोई वायुहीन प्रदेश निवासी करता हो, जैसे कि कोई वायुहीन प्रदेश निवासी करता हो, वैसी हालत आज मेरी हो रही है। वहाँ सांस लेने पर भी प्रतिबंध व निगरानी रखी जाती है। दोस्तों वो वायुहीन देश है तो वहाँ पर ऐसा मान लिया कि वायुहीन देश है कि वहाँ पर एक प्रतिबंध, सांस लेने पर भी प्रतिबंध डाल दिया गया है। ऐसी निगरानी रखी जाती है। ऐसे स्थान पर कोई भी व्यक्ति अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता, अर्थात उसका जीना भी कठिन हो जाता है। मेरे चारों ओर जासूसी का जाल है। आज मैं पूर्ण रूपेण परतंत्र हूँ, आज मैं पूर्ण रूपेण परतंत्र हूँ। ऐसे परतंत्र जीवन में अब ऊब चुकी हूँ। दोस्तों जो ये परतंत्र जीवन है, जो कठिनाइयों से भरा जीवन था, और वो जिस प्रकार चंद्रगुप्त का स्पर्श हुआ और वो दुख का दूर हो गई, तो उसी प्रकार तो ये एक वायु का उदाहरण दिया और वायु भी एक ठंडी हो जाती है शाम के समय। तो एक इस साथ ही साथ में उसका जो जैसे कोई वायुहीन प्रदेश है और उसमें कोई निवास करता है, एक यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि वायुहीन प्रदेश, एक वायुहीन जहाँ पर वायु बिल्कुल नहीं है और उस प्रदेश में कोई निवास करता है, कोई व्यक्ति निवास करता है, वहाँ सांस लेने पर प्रतिबंध है और निगरानी रखी जाती है। ऐसे स्थान पर कोई व्यक्ति अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता, अर्थात जीना भी कठिन हो जाता है। मेरे चारों ओर जासूस का जाल है। आज मैं पूर्ण रूपेण परतंत्र हूँ। ऐसे जीवन से मैं अब ऊब चुकी हूँ। यह दुखी जीवन सहते सहते मैं मृत्यु को
चाहने लगी हूँ, ये दुख भरा जीवन है वो सहते सहते मैं मृत्यु को चाहने लगी हूँ। ये कौन कह रही है? ध्रुव स्वामिनी कह रही है। लेकिन चंद्रगुप्त के प्रेम ने मुझे जीवन दान दे दिया दोस्तों। जब चंद्रगुप्त का स्पर्श हुआ, यानी चंद्रगुप्त को जब उसने अपनी बाहों में लिया, तब उसका जो जीवन है उस वो जीवन दान दे दिया। क्योंकि एक जीवन दान दे दिया, यानी कि वो मरने वाली थी, एक ऐसी स्थिति में पहुंच गई थी कि उसका जीवन भी उब चुका था, यानी कि उसका हर क्षेत्र में जीवन उब चुका था और वो मरना चाहती थी। लेकिन जैसे ही चंद्रगुप्त के प्रेम ने उसे जीवन दान दे दिया, अंततः कठिन मुसीबतों में से गुजरने पर भी मैं नहीं मरूंगी नहीं दोस्तों। अब अंततः यानी कि चंद्रगुप्त मिलने के बाद में अब उसे ऐसा लग रहा है कि अनेक सारी मुसीबतें अब आ जाए, लेकिन अब मैं मरने वाली नहीं हूँ। चंद्रगुप्त के प्यार के लिए मुझे अवश्य ही जीवित रहना है। प्रेम और मधुरता का अनुभव करते हुए वे कहती है, मैं ब्रह्मा से याचना मांगती हूँ कि मुझे जीवित रहने का कुछ और अवसर देते। दोस्तों, मैं ब्रह्मा से माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने जो पहले जितनी भी आपसे निवेदन किया मरने की, मुझे यानी कि उसको वो मरना चाहती थी कि मुझे जो प्रेम और मधुरता का अनुभव करती हुई क्या कहती है कि ब्रह्मा से याचना करती है, यानी उसे ब्रह्मा से निवेदन करती है कि मुझे और अभी तक जिंदा रखो, क्योंकि अब मुझे चंद्रगुप्त मिल गया है, कि मुझे और जीवित रहने का कुछ अवसर दे, ताकि मैं देख सकूं कि भविष्य में सुख शांति मिलेगी कि नहीं, अथवा विघ्न बाधाओं में मेरी संपूर्ण जीवन समाप्त हो जाएगा। मैं तो ये देखूंगी अब तो कि क्या ये चंद्रगुप्त आने के बाद में मेरी जो जीवन की कठिनाइयाँ है वो उन कठिनाइयों की सुख शांति मिलेगी, उन कठिनाइयों में सुख शांति मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। वो बाधा मेरे संपूर्ण जीवन को विघ्न बाधा मेरे संपूर्ण जीवन को समाप्त है वो हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ध्रुव स्वामिनी आगे कहती है, और आगे ध्रुव स्वामिनी कहती है कि हे कुमार, तुम्हारे प्रेम मेरे हृदय में कितना प्रेम और श्रद्धा थी। दोस्तों, ध्रुव स्वामिनी आगे कहती है कि हे कुमार, जो जब वो चंद्रगुप्त मिला है तो चंद्रगुप्त को कहती है कि हे कुमार, तुम्हारे प्रति मेरे हृदय में कितना प्रेम और श्रद्धा थी, उसको मैं अभी तक छिपाती रही। मैं प्रेम को प्रकट करना चाहती थी, लेकिन आज वही हुआ जो मैं नहीं चाहती थी। तुमने मेरे लिए प्राणों की बाजी लगा दी। अब तुम्हारा और हमारा प्रेम प्रकट हो गया। दोस्तों, जब चंद्रगुप्त ने उसके लिए प्रेम की बाजी यानी कि प्राणों की बाजी लगा दी, तब तुम्हारा और हमारा मिलन हो गया। ध्रुव स्वामिनी और उस रामगुप्त का उस चंद्रगुप्त का मिलन हो गया। तुम सदैव से मुझे अपने प्रेम और उपकारों से कृतज्ञ करते रहो। दोस्तों, जब वो मिलन हो गया तब वो बातें कर रहे हैं कि आज हमारा प्रेम उजागर होगा, सभी के सामने प्रकट होगा। मैं कब से आपसे प्रेम कर रही हूँ, लेकिन मैं प्रकट नहीं कर पा रही हूँ। तो अब यानी तुम सदैव मुझे, ध्रुव स्वामिनी कहती है कि तुम सदैव, उस चंद्रगुप्त को कहती है कि तुम सदैव मेरे लिए प्रेम और उपकारों के कृतज्ञ रहे हो। इस कृतज्ञता से मैं उसी प्रकार भीख मांग रही हूँ। दोस्तों, जिस प्रकार तुम मेरे लिए अच्छे कार्य और प्रेम और उपकारों के लिए कृतज्ञ रहे हो, मेरे कार्य करते रहे हो, तो मैं आज आपसे एक भीख मांगती रही हूँ। मैं आपसे ये भीख मांगती रही हूँ, जिस प्रकार वर्षा से सामान्यतः जन सराबोर हो जाते हैं, मेरा रोम रोम तुम्हारे स्नेह व्यवहार उपकार में डूब गया। दोस्तों, मेरा रोम रोम, ध्रुव स्वामिनी कहती है कि मेरा रोम रोम आपके लिए प्रेम के लिए डूब गया है और स्नेहपूर्ण व्यवहार तथा उपकार के लिए डूब गया। चलिए दोस्तों, टिप्पणी की ओर हमने जो ये गद्यांश पढ़ा, इसकी व्याख्या पढ़ी, तो इसका विशेष किस प्रकार होगा दोस्तों। चलिए, इसमें मेन पॉइंट है उसको भी लिखना है। दोस्तों, प्रस्तुत गद्यांश में के द्वारा ध्रुव स्वामिनी व चंद्रगुप्त के अपरिमित प्रेम की सूचना स्पष्ट रूप से मिल जाए। दोस्तों, जो ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त का प्रेम है, उसकी अपरिमित, यानी उसका कोई परिमाप नहीं, अपरिमित प्रेम की जो सूचना स्पष्ट मिल जाती है, यानी अपरिमित यानी बहुत सारा प्रेम है उन दोनों में, बहुत सारी भावनाओं और प्रेम लंबे समय से चल रहा है, तो वो एक दिन उजागर हो चुका है, तो उसकी जो स्पष्ट रूप से जो क्या हुआ है, एक स्पष्ट रूप मिल जाती है। ध्रुव स्वामिनी व चंद्रगुप्त परस्पर संबंध एवं कर्तव्य सुंदर विश्लेषण देखा जा सकता है। दोस्तों, ठीक है, सुंदर विश्लेषण यहाँ पर देखा जा सकता है। अवतरण की भाषा सरल, बिल्कुल ठीक है, और सुबोध प्रशंसनीय, ठीक है। तुम्हारे उपकार जा रही हूँ, तुम्हारे उपकार जा रही हूँ, मैं रूपक अलंकार का प्रयोग। दोस्तों, तुम्हारे उपकार जा रही, उसमें कौन सा रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है? भाषा प्रवाह और शैली की सरलता संभाषण कला के रूप में पा गई है। दोस्तों, अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट था, और ध्रुव स्वामिनी के अधिक
मात्रा में हमने कह सकते हैं बहुत सारे गद्यांशों को पर हमने डिस्कशन पिछली क्लासों में किया है और आज की क्लास में ये 2 गद्यांश रखे जो ध्रुव स्वामी से थे दोस्तों। चलिए इस पर भी डिस्कस कि प्रणय प्रणय प्रेम जब सामने से आते हुए तीव्र आलोचक की तरह आंखों में प्रकाश पुंज उड़ेलता है। प्रेम प्रणय प्रणय प्रेम जब सामने से आते हुए तीव्र आलोक की तरह आंखों में प्रकाश पुंज उड़ेलता है तब सामने की सब वस्तु और भी स्पष्ट हो जाती है दोस्तों। जब प्रेम प्रणय का जो प्रकाश है वो सामने आलोक की तरह आंखों में आता है तब वो पुंज उड़ेल देता है। तब उसके सामने जो सारी वस्तुएं थी वो भी स्पष्ट हो जाती है। अपनी ओर से कोई भी प्रकाश की किरण नहीं है। तब वही केवल वही हो पागलपन भूख हो दुख मिले प्रेम करने की एक ऋतु होती है। प्रेम करने की एक ऋतु होती है जिसमें चूकना उसमें सोच समझ कर चलना दोनों बराबर है। सुना है दोनों ही संसार के शत्रुओं की दृष्टि से मूर्ख बनते हैं। तब कोमा तो किसे अच्छा समझती है। दोस्तों एक बार पुनः इसको पढ़ लेता है कि ये गद्यांश क्या ये ध्यान में होगा, गद्यांश की व्याख्या भी समझ में आएगी दोस्तों। प्रेम प्रणय प्रणय प्रेम जब सामने आते हुए तीव्र आलोक की तरह आंखों में प्रकाश पुंज उड़ेलता है तब सामने की सारी वस्तुएं स्पष्ट हो जाती है। अपनी ओर कोई भी प्रकाश की किरण नहीं है। तब वही केवल वही हो पागलपन भूख हो दुख मिले प्रेम करने की ऋतु एक होती है जिसमें सूखना सोच समझकर चलना बराबर है। सुना है दोनों ही संसार के चतुरों की दृष्टि में मूर्ख बनते हैं। तब कोमा तो किसे अच्छा समझती है। दोस्तों चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सप्रसंग व्याख्या प्रस्तुत अवतरण ध्रुव स्वामिनी नाटक के द्वितीय अंक से लिया गया। दोस्तों ध्रुव स्वामिनी नाटक के द्वितीय अंक से, वो हमने पहला पढ़ा वो प्रथम अंक से था, ये द्वितीय अंक से लिया गया। ठीक है। प्रेम का आकर्षक व्यक्ति प्रेम का आकर्षण व्यक्ति के जीवन में चरित्र परिवर्तन ला दे। प्रेम का जो आकर्षण है वो व्यक्ति के जीवन में क्या ला देता है, चारित्रिक परिवर्तन ला लेता है। प्रेम का आकर्षण जीवन में चरित्र परिवर्तन ला देता है। प्रकृति ने प्रेम को विचित्र भी बनाया। दोस्तों प्रकृति ने प्रेम को विचित्र भी बनाया। जो प्राणी प्रेम के बंधन में आबद्ध हो जाते हैं दोस्तों, जो प्राणी प्रेम के बंधन में आबद्ध हो जाते हैं उसका मन तरह तरह के अनुभूतियों से आंदोलित हो जाता है। दोस्तों जिसका मन प्रेम में आबद्ध हो जाता है तब उसका मन तरह तरह की अनुभूतियों से आंदोलित हो जाता है। कोमा और सकराज भी प्रेम बंधन में आबद्ध है। दोस्तों यहाँ पर कोमा और सकराज इन दोनों की प्रेम प्रसंग की व्याख्या की गई है। तो कोमा और सकराज की प्रेम बंध इसमें दिया गया है। तो प्रेम की पीड़ा हृदय को कितना संसल उद्वेलित और आंदोलित कर देती है, यह कोमा भली बातें जानती है। दोस्तों कोमा ये जानती है कि प्रेम का जो बंधन है वो हृदय की पीड़ा और संसल उद्वेलित आंदोलन कर देती है। वो कोमा है वो भली भांति जानती है। प्रेम भावना से परिपूर्ण उसके प्रेम जनित पीड़ा से आंदोलित हृदय का विश्लेषण इस गद्यांश में किया गया। दोस्तों प्रेम से जो पूरित होता है, कोमा भलीभांति से प्रेम भावना से परिपूर्ण होता है। जो भी प्रेम भावना से परिपूर्ण होता है उसके प्रेम जनित पीड़ा, जो प्रेम से उत्पन्न हुई पीड़ा, आंदोलित हृदय का विश्लेषण इस गद्यांश में किया गया है। जब प्रेम हो जाता है तो उसके बाद में जो प्रेम से उत्पन्न हुई पीड़ा है वो पीड़ा और आंदोलित हृदय का विश्लेषण है वो इस गद्यांश में व्याख्या दी गई। ठीक है। कोमा सव्य ऐसा विश्लेषण करती हुई कह रही है कि जीवन में एक ऐसी स्थिति आती है जब व्यक्ति प्रेम में पागल हो जाता है। इसको अपनी प्रेम के अतिरिक्त समस्त संसार महत्वहीन लगता है। दोस्तों एक जीवन में एक ऐसी स्थिति आती है जब प्रेम हो जाने के बाद में वो व्यक्ति पागल हो जाता है और उसको केवल वो प्रेमी दिखता है, प्रेमी सही दिखता है, प्रेमी सही मार्ग दिखता है, बाकी संसार है वो महत्वहीन दिखता है। कोमा कहती है कि प्रेम अवस्था में वही स्थिति हो जाती है जो सामने से आते हुए तेज प्रकाश के कारण होती है। दोस्तों जब हमारे सामने कोई प्रकाश आता है, जैसे कि हमारे सामने कोई टॉर्च करता है, तो जिस प्रकार हमारी आंखें बंद होती है तो उसी प्रकार प्रेम भी एक ऐसा प्रकाश है, प्रेम एक ऐसा प्रकार है जो हमारे सामने से हमारे आंखों के सामने आता है तो हमारी आंखें बंद हो जाती है और उस प्रेम में डूब जाती है और बाकी इस दुनिया नहीं दिखती है। तो यही उदाहरण उस टॉर्च का दिया है कि जिस प्रकार आते हुए प्रकाश के कारण, जिस प्रकार तीव्र प्रकाश के आने से आंखें चकाचौंध हो जाती है, चकाचौंध यानी आंखें बंद हो जाती है और व्यक्ति अपने नेत्रों
से आसपास कुछ नहीं देख पाता दोस्तों। जिस प्रकार सामने से कोई प्रकाश आता है, जैसे कि हमारे सामने कोई प्रकाश आ जाता अचानक आँखों में, तो हमें कुछ नहीं दिखता केवल प्रकाश के सिवाय। तो उसी प्रकार अर्थात सभी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। उसी प्रकार प्रेम में दूसरी वस्तु दृष्टिगोचर नहीं होती दोस्तों। जिस प्रकार प्रेम सामने से हमारे सामने आंखों में आ रहा है, तो हमें दुनिया नहीं दिखती, केवल वो प्रेम ही दिखता है। जिस प्रकार हमारे सामने प्रकाश आ रहा है और हमें केवल प्रकाश दिखता है, बाकी दुनिया नहीं दिखती है, यानी आसपास की कोई चीज़ नहीं दिखती है, लेकिन वो प्रकाश ज़्यादा दिखाई देता है। तो उसी प्रकार हमारे सामने से कोई प्रेम आ रहा है, तो हमें एक दृष्टिगोचर हो जाता है, वो प्रेम ही दृष्टिगोचर नहीं होती। दूसरी वस्तुएं दृष्टिगोचर नहीं होती, केवल प्रेम दृष्टिगोचर होता है, बाकी वस्तुएं दृष्टिगोचर नहीं होती। हृदय पर प्रेम की सत्ता स्थापित हो जाती है, हृदय पर प्रेम की सत्ता स्थापित हो जाती है। व्यक्ति प्रेमावस्था में सब कुछ खो देता है। व्यक्ति प्रेमावस्था में होता है तब सब कुछ खो देता है, दुनिया को भूल जाता है, दुनिया अस्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, कोमा पुनः सोचती है, क्योंकि कोमा को सकराज के प्रेम रूपी प्रकाश की किरण नहीं मिलती दोस्तों। कोमा पुनः सोचती है, क्योंकि कोमा को सकराज के प्रेम रूपी प्रकाश की किरण नहीं मिलती, फिर भी वह कहती है कि प्रेम, मेरा प्रेम चाहे जीवन की भूल हो दोस्तों। कोमा ये कहती है कि मेरा प्रेम, जो सकराज के प्रति मेरा प्रेम है, वो चाहे मेरी भूल हो या जो संसारी दृष्टि में मेरा पागलपन हो, चाहे मुझे सफलता मिले, असफलता मिले, दुख मिले, सुख मिले, मैं सकराज के प्रेम में डूब चुकी हूँ दोस्तों। ऐसी बात वो कौन कहती है? ये कोमा बताती है कि मुझे इस प्रेम में सफलता मिले या फिर न मिले, या फिर दुख मिले, सुख मिले, सकराज के प्रति मैं प्रेम में डूब चुकी हूँ। विद्वानों की दृष्टि में प्रेम करने का एक मौसम होता है दोस्तों। विद्वानों की दृष्टि में प्रेम करने का एक मौसम होता है, जब व्यक्ति यौवनावस्था में प्रवेश करता है। जब व्यक्ति यौवनावस्था में प्रवेश करता है, तो वह किसी प्रेम का पाने और देने के लिए अति व्याकुल हो उठता है। यह स्वाभाविक है कि प्रेम स्वतः हो जाता है। जिस प्रकार बसंत ऋतु आने पर चारों ओर सुंदर और मादक वातावरण छा जाता है। जिस प्रकार बसंत ऋतु आती है, तो किस प्रकार पेड़ पौधों के वृक्ष से वो जड़ जाते हैं और नई पत्तियां आने लगती है, तो उसी प्रकार जैसे कि हम कह सकते हैं कि बसंत ऋतु आते हैं तो सब कुछ नया बनता है, यानी कि एक आकर्षक दृष्टिकोण बन जाता है, आकर्षक वातावरण बन जाता है, तो वातावरण छा जाता है। तो उसी प्रकार यौवना अवस्था में फूल कर प्रेम करना या सोच समझ कर चलना दोनों बराबर है, क्योंकि प्रेम करने से पहले न सोचा जाता है और न ही प्रेमी प्रेम होने के पश्चात अपनी गलती महसूस करते हैं। जिस प्रेमी है वो प्रेम करने के बाद में अपनी गलती को महसूस भी नहीं कर पाते हैं। संसार के विद्वान प्रेम करने वालों का मूर्ख बतला, संसारी लोग है वो प्रेम करने वालों को मूर्ख बतलाते हैं। चाहे वह अनचाहे में प्रेम करे या सोच समझकर, अर्थात वे संधि करने न रखने में कोई अंतर नहीं करते दोस्तों। चाहे वो संधि करने या फिर न करने में अंतर नहीं रखते। ऐसी स्थिति में कोमा अपने द्वंद्व को सुलझा नहीं पाती कि प्रेम करे या फिर न करे दोस्तों। कोमा ये सुलझा नहीं पाती है। कोमा और सकराज का जो प्रेम है, वो एक ऐसा प्रेम है जो कोमा सकराज के प्रेम में डूब चुकी है। लेकिन कोमा ये संसारी लोगों के जो कहावतें हैं कि जो प्रेम करता है तो वो एक महामूर्खी की श्रेणी में आता है। तो ये जो लोगों की कहावतें हैं कि जिस प्रकार बसंत ऋतु आती है तो वातावरण सा जाता है, तो उसी प्रकार यौवनावस्था आती है तो भूल कर भी ये प्रेम नहीं करना चाहिए। सोच समझकर भूल कर प्रेम करे या फिर सोच समझकर प्रेम करे, क्योंकि प्रेम करने से पहले न सोचा था कि और प्रेमी प्रेम हो जाने के पश्चात अपनी गलती महसूस करते हैं। संसार के विद्वान प्रेम करने वालों को मूर्ख बतलाते हैं। ठीक है, तो ये इन सारी बातों को सुनकर, सारी बातों को पढ़कर ये जो कोमा है वो प्रेम करे या फिर न करे ये निर्णय नहीं ले पाती है। ठीक है, तो ये इसकी थी सप्रसंग व्याख्या। और इसकी टिप्पणी की ओर आगे बढ़ते हैं कि कोमा सकराज से प्रेम करती है, किंतु सकराज का प्रेम न मिलने पर खेद का भाव व्यक्त करती है। सब कोमा तो सकराज से प्रेम करती है, लेकिन सकराज का प्रेम कोमा को नहीं मिलता। कोमा तो सकराज से प्रेम करती है, लेकिन सकराज है वो कोमा से प्रेम नहीं करता है, तो इसका भाव है व्यक्त हुआ है। ठीक है, आंतरिक द्वंद्व के सहारे कोमा के हृदय भावों का विश्लेषण, आंतरिक द्वंद्व यानी मन के अंदर जो द्वंद्व चलता है प्रेम का, तो उस भावों का विश्लेषण इसके अंदर किया गया। ठीक है, गद्यावतरण की भाषा में काव्यतता दर्शनीय दोस्तों। गद्यावतरण की भाषा है, उसका काव्यतरण है वो दर्शनीय है। मूर्ख बनना सोच समझकर चलना, मूर्ख बनना सोच समझकर चलना, जैसे मुहावरों का प्रयोग भाषा के सौंदर्य चार चांद लगा देता। भाषा का जो सौंदर्य है उसमें चार चांद है वो लगा देता दोस्तों।
एग्जाम की दृष्टि से अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज की क्लास में रखा है दोस्तों। आप अंत तक बने रहिएगा, यही मेरी आपसे आशा रहेगी कि आप अंत तक जुड़े रहेंगे दोस्तों। और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए, सवाल है, ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना के पीछे नाटककार का क्या उद्देश्य। दोस्तों, ध्रुव स्वामिनी नाटक है, तो उस ध्रुव स्वामिनी नाटक के पीछे जब ध्रुव स्वामिनी नाटक पढ़ा तो उसके पीछे हमें ये रिजल्ट मिला कि नाटक का उद्देश्य क्या है। अब किसी नाटक को पढ़ने के बाद में हमें शिक्षा मिलती है कि हमें इससे क्या सीख मिली, तो यही है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के पीछे नाटक का उद्देश्य क्या है, यानी किस उद्देश्य से इस नाटक को किया गया दोस्तों। तो ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। चलिए इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। प्रत्येक रचना का अपना उद्देश्य होता है, प्रत्येक रचना का अपना उद्देश्य होता है, क्योंकि कोई साहित्य अपनी इस विचार करती रचना करने से पूर्व उसके संबंध में किसी न किसी उद्देश्य का निर्धारण अवश्य कर लेता है, उसी उद्देश्य के अनुरूप कथावस्तु नियोजन करता है। ठीक है, तो चलिए ध्रुव स्वामिनी नाटक में आगे बढ़ते हैं कि ध्रुव स्वामिनी नाटक और प्रसाद जी। दोस्तों, मेन पॉइंट पर सीधे सीधे आते हैं कि ध्रुव स्वामिनी नाटक का आखिर उद्देश्य क्या है। ध्रुव स्वामिनी नाटक और प्रसाद जी, इन दोनों के बीच में ध्रुव स्वामिनी नाटक प्रसाद जी और अन्य नाटकों के कुछ भिन्न प्रकार का नाटक। दोस्तों, ध्रुव स्वामिनी नाटक और प्रसाद जी के अन्य जो नाटक है, तो प्रसाद जी ने ध्रुव स्वामिनी नाटक और प्रसाद जी के द्वारा लिखे गए अन्य नाटक है, उनमें कुछ प्रकार का भिन्न, कुछ अलग नाटक है ये ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, तो वह भिन्नता एक और इस नाटक के बाहरी गठन और रूपकार में दिखाई पड़ती है, तो दूसरी ओर इसकी आंतरिक चेतना, संदेश एवं वस्तु में है। इस सब कारणों से यह नाटक प्रसाद जी के अन्य नाटकों से भिन्न विशिष्ट बन गया है। इस विशिष्टता का आभास हमें मिलता है जब कुछ समीक्षक इस समस्यापूर्ण नाटक घोषित करते हैं, लेकिन ध्रुव स्वामिनी, कुछ ऐसे समीक्षक है इस नाटक की समीक्षा करने वाले जो इस नाटक को समस्यापूर्ण घोषित करते हैं, लेकिन ध्रुव स्वामिनी एक प्रकार का समस्या मूलक नाटक नहीं है, क्योंकि समस्या मूलक नाटक वह नाटक होता है जिसमें किसी सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक समस्या को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया हो कि लोग उस पर सीख सोचे और उसका समाधान करने की चेष्टा करें। इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो ध्रुव स्वामिनी नाटक में नाटककार ने समस्याओं को उठाया है, लेकिन इन समस्या के साथ में वह अन्य चीज़ों को भी आवश्यक ध्यान रखता है और इसका समाधान कार्य गति में प्रस्तुत भी करता है। दोस्तों, चलिए दोस्तों, नाटक की जो समस्या है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। नाटक में, ध्रुव स्वामिनी नाटक में कौन कौन सी समस्या है वो लिखनी। दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे हैं कि ध्रुव स्वामिनी नाटक है, उसके पीछे क्या हमें उद्देश्य क्या है उस नाटक का, तो हम पहले तो समस्या पढ़ लेते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा, नाटक और प्रसाद जी नाटक, ध्रुव स्वामिनी नाटक और उसके द्वारा किसका, प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया। तो हम कह सकते हैं कि ध्रुव स्वामिनी नाटक और प्रसाद जी के बारे में डिफरेंट हमने पढ़ लिया। अब है नाटक की समस्या। प्रसाद जी ने ध्रुव स्वामिनी नाटक में अनेक समस्या को उठाया। वास्तव में ध्रुव स्वामिनी की समस्या नारी समस्या। दोस्तों, ध्रुव स्वामिनी की समस्या एक प्रकार की नारी की समस्या। इसमें नाटककार भी नारी की बुरी दशा का प्रदर्शन किया है। नारी का अपना कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं। दोस्तों, नारी का कोई अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं है, उसे केवल भोग विलास का वस्तु माना जाता है, जिस कारण इसी कारण सकराज संधि प्रस्ताव ध्रुव स्वामिनी की मांग करता है। नारी की स्थिति का चित्रण करके नाटककार ने वर्तमान में यह संदेश दिया है कि यद्यपि नारी का वह रूप आज भी नहीं जो गुप्त युग में था। दोस्तों, नारी का वो रूप आज नहीं रहा जो गुप्त काल में। दोस्तों, गुप्त काल में नारी को बहुत सारा सम्मान दिया जाता, सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन आज की दृष्टि में वो समाज में नारी को किस प्रकार से का अधिकार, सम्मान प्रदान नहीं किया जाता था। जिस प्रकार गुप्त काल में नारी को सम्मान प्राप्त होता था, उस प्रकार का सम्मान आजकल समाज में नारी को इस प्रकार का सम्मान है वो प्राप्त नहीं होता। प्रसाद जी ने अपने ऐतिहासिक ग्रंथों, नाटकों में पुरातन भारतीय इतिहास कथानक के सहारे वर्तमान की स्थिति में किसी समस्या का हल खोजा है। ध्रुव स्वामिनी में भी ध्रुव स्वामिनी पुरुष के अंकुश में दबी हुई नारी के मोक्ष का प्रयास किया गया है। संक्षेप में नाटक के माध्यम से समस्याओं के बिना चरित्र किया है, जिसका विवरण इस प्रकार है। अनमेल विवाह। दोस्तों, अनमेल यानी कि ध्रुव स्वामिनी और जो ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त का जो विवाह हुआ है वो एक अनमेल विवाह की दृष्टि से देखा गया। दोस्तों, ध्रुव स्वामिनी की दृष्टिकोण से ध्रुव स्वामिनी के गुण, भाव और हम कह सकते हैं स्वभाव, तो वो अलग है और चंद्रगुप्त के भी अलग है, यानी एक प्रकार का अनमेल विवाह भी इसमें वर्णित है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसमें दूसरा पॉइंट है कि पुनर्विवाह की समस्या।
और ध्रुवस्वामिनी नाटक में एक पुनर्विवाह की समस्या है दोस्तों। जब ध्रुवस्वामिनी और चंद्रगुप्त का विवाह हो जाता है, लेकिन ध्रुवस्वामिनी चंद्रगुप्त को चाहती नहीं है, क्योंकि चंद्रगुप्त एक ऐसा व्यक्ति है जो कलंकी है और देश के लिए कलंक का कार्य करता है, यानी कि बिल्कुल बिगड़ा हुआ आदमी है। तो ध्रुवस्वामिनी चंद्रगुप्त को पति नहीं मानती है, तो वो ध्रुवस्वामिनी रामगुप्त से प्रेम करती है और उससे विवाह करना चाहती है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से ऐसे कारक उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन वो समाज की दृष्टि से पुनर्विवाह नहीं कर सकती है। तो ये भी एक इस नाटक में समस्या वर्णित की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। युवराज की समस्या दोस्तों, युवराज की समस्या की थी क्या थी इस नाटक में? युवराज की समस्या थी दोस्तों ध्रुवस्वामिनी नाटक में। देख लेते हैं कि हमारे यहाँ यह मानना रहा है कि राज्य का शासक कुशल, दक्ष और राजनीति की पटु होना चाहिए। दोस्तों हमारा यहाँ का जो शासक है वो कैसा होना? कुशल होना चाहिए। किसी भी क्षेत्र का, किसी भी राज्य का राजा है वो एक कुशल, राजनीति में पटु होना चाहिए, यानी कि एक पायलट होना चाहिए। राजनीति की दृष्टि से उसे ही राजा की पदवी दी जानी चाहिए। अयोग्य राजा को शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। आजकल हमारे देश में प्रजातंत्र शासन दोस्तों, आजकल हमारे देश में कैसा प्रजातंत्र, यानी प्रजा के द्वारा रचा गया शासन प्रजातंत्र शासन है। प्रसाद जी ने अपने नाटकों के माध्यम से अतीत की निरंकुश शासन व्यवस्था का विरोध करने दोस्तों प्रसाद जी ने अपने नाटक के माध्यम से अतीत की निरंकुश शासन व्यवस्था का विरोध करने वर्तमान की शासन व्यवस्था का चित्रण अंकित किया। दोस्तों जो पुराने जमाने की जो अतीत निरंकुश शासन की व्यवस्था थी उसके विरोध कर वर्तमान की जो शासन व्यवस्था उसका चित्रण है वो किया है। नाटक के आरंभ से रामगुप्त का चरित्र जिस रूप में हमारे सामने आता है, नाटक का जो स्टार्टिंग होता है, नाटक के स्टार्टिंग में रामगुप्त का जो चरित्र हमारे सामने आता है वह रूप रामगुप्त के विलास कायर कोई क्लेव सिद्ध होता है। दोस्तों कैसा? विलास कायर डरपोक क्लेव सिद्ध है वो होता है रामगुप्त का चरित्र, जो न राजा की दृष्टि से और न पुरुष की दृष्टि से उपयुक्त प्रतीत, न तो राजा की दृष्टि से और न ही पुरुष की दृष्टि से प्रतीत वो होता है। ऐसे व्यक्ति को शासन के पद पर बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। नाटक के अंत में प्रसाद जी ने समस्त परिषद के माध्यम से उसका समर्थन है वो करवाया। समस्त परिषद यानी जितनी भी सभा थी उसके माध्यम से इसका समर्थन है वो करवाया है। अन्यर्थ पतित और कलेव रामगुप्त साम्राज्य के पवित्र राज्य हिंसासन पर बैठने का अधिकार नहीं है। दोस्तों चलिए आगे है, अगला पॉइंट है इस ध्रुवस्वामिनी नाटक में। अगला पॉइंट है कि नारी उत्थान की समस्या। दोस्तों नारी के उत्थान यानी नारी का उत्थान किस प्रकार कि नारी का समाज में आगे बढ़ना, नारी को समाज में आगे बढ़ने से रोका जाता है। तो ये भी इसके अंतर्गत समस्या दी गई है। किस प्रकार? ध्रुवस्वामिनी नाटक के माध्यम से प्रसाद जी ने नारी उत्थान की समस्या को अधिकांश संवारा है। इन्होंने पुरुष की क्रूरता, बर्बरता से नारी के मोक्ष का प्रयत्न किया है। इस कारण इस नाटक में स्थान स्थान पर नारी के अधिकारों और इसकी परिस्थितियों का विश्लेषण किया है। पुरोहित द्वारा विवाह की व्याख्या के संबंध में प्रसाद जी ने नारी के मोक्ष का मार्ग बताया। दोस्तों नारी के जो विवाह का जो यहाँ पर पुरुष की क्रूरता और बर्बरता से, पुरुष की क्रूरता यानी कि पुरुष एक क्रूर है, यानी कि कलंकी पुरुष, और पुरुष की बर्बरता से नारी के मोक्ष का प्रयत्न किया। नारी के मोक्ष का प्रयत्न किया है, यानी कि क्रूर यदि व्यक्ति होगा तो नारी का क्या मोक्ष उत्पन्न होता है। और इसी कारण इस नाटक पर स्थान स्थान पर नारी के अधिकारों और उसकी स्थितियों का विश्लेषण किया। दोस्तों नारी के अधिकार और इसकी स्थिति क्या है उसका विश्लेषण किया है। पुरोहित द्वारा विवाह की व्याख्या के संबंध में ही प्रसाद जी ने नारी को मोक्ष मार्ग बताया। दोस्तों प्रसाद जी ने एक अपने नाटक के माध्यम से विवाह की व्याख्या की और उसमें जो क्रूर पुरुष होता है तो वो एक नारी का मोक्ष का मार्ग है वो होता है, नारी को एक मोक्ष का मार्ग ही बताया है। इस प्रकार ध्रुवस्वामिनी के माध्यम से नाटककार ने नारी की दयनीय अवस्था पर नारी की जो दयनीय अवस्था उसको संवारा। ठीक है, इसका निष्कर्ष क्या निकला दोस्तों? अब हम पढ़ेंगे ध्रुवस्वामिनी नाटक का मुख्य उद्देश्य। दोस्तों हमने पहले तो डिस्कशन किया कि ये घटना हुई, 4 घटनाओं को हमने पढ़ा इस नाटक के माध्यम से। अब जाके निष्कर्ष निकला है कि वास्तव में इसका रिजल्ट क्या था। हमने ध्रुवस्वामिनी नाटक देखा,
ठीक है, पढ़ा, तो उससे हमें क्या सीख मिली, उसका क्या उद्देश्य था, वो अब यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, इसका निष्कर्ष उपयुक्त विवेचनाधार पर यह कहा जा सकता है कि ध्रुवस्वामी प्रसाद जी का समस्या प्रधान नाटक है। दोस्तों, ध्रुवस्वामी प्रसाद जी का समस्या प्रधान नाटक है, ये कहा जा सकता है। लेकिन इस नाटक में नाटककार ने कई समस्याओं को उठाकर उसका बेजोड़ समाधान प्रस्तुत किया। लेकिन इसी नाटक में नाटककार ने कई समस्याओं को उठाकर बेजोड़ समाधान प्रस्तुत किया। दोस्तों, इस नाटक में कवि ने क्या किया कि बेजोड़ जो नाटक है, अनेक समस्याओं से युक्त नाटक है, उसको बेजोड़ समाधान भी प्रस्तुत किया है। प्रसाद जी ने नारी के प्रति अटूट श्रद्धा थी। दोस्तों, प्रसाद जी की नारी के प्रति अटूट श्रद्धा थी, इसलिए उन्होंने नारी तुम केवल श्रद्धा कहकर अपनी पुनीत भावनाओं की अभिव्यक्ति उसके प्रेम की है। इसी आधार पर उन्होंने नारी के अधिकारों की मांग की है। किसने की? ये नाटक के माध्यम से प्रसाद जी ने एक नाटक के माध्यम से नारी के अधिकारों की मांग की। उन्होंने अतीत पर वर्तमान के संदेशों को आरोपित किया। अतीत पर यानी कि जो समय बीत चुका है, तो यानी कि वो अतीत में आता है, तो उन्होंने अतीत पर यानी जो समय बीत चुका है उस पर वर्तमान संदेशों को आरोपित किया है। उन्होंने ध्रुवस्वामिनी के माध्यम से समाज में प्रचलित रूढ़ियों बंधनों को तोड़ा है। दोस्तों, उन्होंने ध्रुवस्वामिनी के माध्यम से किसने इस तरह ध्रुवस्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? प्रसाद जी। तो प्रसाद जी ने ध्रुवस्वामिनी के माध्यम से समाज में प्रचलित रूढ़ियों और बंधनों को तोड़ा है, नारी को अपनी रक्षा स्वयं करते हुए दिखाया। दोस्तों, नारी को अपनी रक्षा स्वयं करते हुए दिखाया इस नाटक में। इस प्रकार प्रसाद जी ने हिंदू समाज की एक सिर पुरातन और सिर नवीन समस्या का समाधान है। दोस्तों, सिर पुरातन और सिर नवीन समस्या का समाधान है इस नाटक में।